अब हम आपको प्रधानमंत्री की उस कूटनीति के बारे में बताएंगे जिसने नेपाल को एक बार फिर भारत के करीब ला दिया है और इस दोस्ती से चाइना बेहद चिंतित है। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर पहुंचे, जहां नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने उनका शानदार स्वागत किया। दोनों नेताओं ने नेपाल के लुम्बिनी में स्थित माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वां नेपाल दौरा है और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वो पहली बार नेपाल के दौरे पर गए थे, जिसने चीन की चिंताओं को नया आकार दे दिया है। पिछले कुछ वर्षों में चाइना नेपाल के बेहद करीब आ गया था, लेकिन नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद अब नई सरकार चाइना को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती है और इसी बात का पूरा फायदा भारत को मिल रहा है। नेपाल अब भारत की तरफ काफी उम्मीद से देख रहा है और इसका संकेत आपको आज की इन तस्वीरों से भी मिल जाएगा। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं नमो तस्स भगवतो अरहतो। जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। साथियों, ये साझी विरासत, ये साझी संस्कृति, ये साझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अभी हम दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास भी किया है। इसका निर्माण इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। साथियों, भारत और नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल छे। हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी दे दी है। खान पान, गीत संगीत, पर्व त्योहार और रीति रिवाजों से लेकर पारिवारिक संबंधों तक जिन रिश्तों को हमने हजारों सालों तक जिया है, हम उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है। मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। कि नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ आकर आए, इतना अच्छा सा भाषण दिए और यह स्वीकार भी किए कि बुद्ध नेपाल के हैं, तो यहाँ की जनता इससे काफ़ी प्रसन्न भी है और हमारे हर एक क्षेत्र के लोगों को यह विश्वास लग रहा है कि अब हमारे देश और भारत के साथ संबंध भी अब मधुर रहेंगे और पर्यटन के विकास भी होगा। नेपाल और भारत के जो संबंध हैं ये सिर्फ सरकारों द्वारा नहीं बने हैं, ये पीपल टू पीपल रिलेशन भी है, जन स्तर में भी ये संबंध है, नागरिक स्तर में भी संबंध है। नेपाल जो है भारत के बिना बिल्कुल अधूरा है। जैसे देखिए, मैं नेपाल की हूँ, मेरी शादी इंडिया में हुई, भारत में हुई है, तो मैं भारत के बगैर अधूरी हूँ। ऐसे जैसे सीता जी की शादी राम से हुई, तो राम जी और सीता जी एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हाँ, तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? इन दोनों देशों में जो ऐसी संबंध है, ये ऐसा अटूट संबंध है जो मोदी जी बखूबी जानते हैं। ये बहुत ही आज का जो भ्रमण है, इससे पूरी नेपाल की जनता हर्षित है और हमारे दोनों देशों के जो एक सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध है, ये अटूट है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसमें कोई बाधा विरोध कोई उत्पन्न भी करना चाहे तो ये नहीं हो सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा भले ही राजनीतिक कम धार्मिक ज्यादा रही हो, लेकिन कूटनीति के लिहाज से इस यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नए आयाम दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद शब्दों में जहां नेपाल को ये बता दिया कि भारत के लिए उसकी अहमियत क्या है और कैसे नेपाल के बिना भारत के राम अधूरे हैं, तो वहीं नेपाल ने भी ये संदेश देने में देरी नहीं की कि दोनों देशों के रिश्तों पर किसी तीसरे देश का ना असर हो सकता है और ना दखल। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, लुम्बिनी, नेपाल। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लुम्बिनी मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक नए केंद्र का शिलान्यास भी किया। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। लुम्बिनी वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और कपिलवस्तु में उनका बचपन बीता था। पाली भाषा में बौद्ध धर्म को लेकर दिए गए एक ऐतिहासिक साहित्य का नाम है दधावंसा। इस साहित्य के मुताबिक कपिलवस्तु की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने की थी। भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे। कहा जाता है कि कपिलवस्तु की स्थापना भारतीय दार्शनिक और ऋषि कपिल की अनुमति के बाद की गई थी, जिनका जन्म भगवान बुद्ध से करीब 200 वर्ष पहले हुआ था। ऋषि कपिल ने ही समख्या सूत्र की रचना की थी और भगवान बुद्ध के विचारों और उनके जीवन पर भी कपिल का प्रभाव था। 2500 वर्ष पहले लुम्बिनी इसी कपिलवस्तु के पूर्व में था और कपिलवस्तु के शासक थे भगवान बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन। भगवान बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, लेकिन सत्य और ध्यान के मार्ग पर चलते हुए उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और इसीलिए वो गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो जाग चुका है, लेकिन भगवान बुद्ध के इस जागरण में भारत की भी बड़ी भूमिका रही। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला प्रवचन वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था और उनकी मृत्यु भी आज के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कुशीनगर की स्थापना भी भगवान राम के पुत्र कुश ने की थी और आज प्रधानमंत्री मोदी नेपाल से लौटने के बाद कुशीनगर में बुद्ध के मंदिर भी पहुंचे। आप कुशीनगर की उनकी ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। संक्षेप में कहें तो भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में नेपाल में पैदा हुए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भारत में हुई, इसलिए भारत को ही बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल माना जाता है। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध और उनका जीवन भारत और नेपाल की संयुक्त विरासत है और बड़ी बात यह है कि भगवान बुद्ध के विचारों से ही आज भारत चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। इस दौरे से पहले अप्रैल के महीने में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी भारत आए थे। ये उनका नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला विदेशी दौरा था, यानी पिछले 1.5 महीने में पहले नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए और फिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी नेपाल गए। इससे ये पता चलता है कि नेपाल छोटे भाई के तौर पर भारत को काफी उम्मीद से देख रहा है और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब नेपाल में आर्थिक संकट बना हुआ है। दूसरी बात, नेपाल श्रीलंका के आर्थिक संकट से सबक लेकर चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और उसने साफ कह भी दिया है कि उसे मदद के तौर पर ऐसा कर्ज नहीं चाहिए जिसके लिए उसे भविष्य में भारी ब्याज देना पड़े।
इसके अलावा नेपाल की मौजूदा सरकार ने चाइना के महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। BRI का अर्थ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको याद होगा, इससे पहले जब नेपाल में KP शर्मा ओली की सरकार थी, तब नेपाल ने भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ लिए थे। उसने 2015 में लिपुलेख सीमा विवाद को उठाकर भारत के 3 इलाकों को नेपाल के नक्शे में भी दिखा दिया था। लेकिन अब नेपाल में सरकार भी बदल चुकी है और इसके साथ ही नेपाल के साथ भारत के रिश्ते भी मजबूत हो गए हैं, जबकि चाइना को नेपाल ने किनारे कर दिया है। और इसका बड़ा कारण है चाइना की खतरनाक रणनीति। चाइना एक बड़ी शार्क की तरह कमजोर देशों को छोटी मछलियों की तरह निगल जाना चाहता है। इनमें श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश तो फंस चुके हैं, लेकिन नेपाल खुद को इस स्थिति में नहीं देखना चाहता और यही वजह है कि वो अपने बड़े भाई भारत पर ज्यादा भरोसा दिखा रहा है। नेपाल और भारत का रिश्ता बड़े और छोटे भाई का रहा है। ये दोनों देशों में न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से साथ जुड़े हुए हैं दोनों देश, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी दोनों देशों में काफी मित्रता रही है। इन रिश्तों का सबसे बड़ा आधार है भगवान बुद्ध। माना जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भारत से शुरू हुआ और शुरुआत में इसका अनुसरण करने वाले ज्यादातर लोग व्यापारी थे, जो एक जगह से दूसरी जगह और एक देश से दूसरे देश में भ्रमण किया करते थे। और इसी वजह से बौद्ध धर्म भारत और एशिया के कोने कोने तक पहुंच गया। भारत के मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जीतने के बाद खून खराबे से व्यथित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था और उन्होंने भी भारत और दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाली 97% आबादी एशिया के देशों में रहती है। भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के लिए बौद्ध धर्म राष्ट्रीय मूल्यों और पहचान का विषय है। भारत से निकलकर बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया, लेकिन भारत ने कभी भी इस पर अपना कॉपीराइट नहीं जताया। इसकी वजह है कि सत्य का कोई कॉपीराइट नहीं होता और सत्य को आप किसी देश या राज्य की सीमा में बांधकर नहीं रख सकते। बौद्ध धर्म से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थलों में लुम्बिनी को छोड़कर बाकी सभी भारत में हैं। इनमें बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, संकास्य और वैशाली भारत में ही हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म की 4 सबसे प्रमुख शाखाओं में से 2 का गहरा संबंध भारत से ही है। ये शाखाएं हैं थेरवाड़ा और महायान। थेरवाड़ा की ज्यादातर शिक्षाएं भारत की प्राचीन पाली भाषा में ही सहेज कर रखी गई हैं। बौद्ध धर्म की शाखा का गहरा प्रभाव श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों पर है, जबकि महायान का प्रभाव चाइना, नेपाल, ताइवान, मंगोलिया, कोरिया, जापान, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों में। इसलिए भारत और नेपाल के लिए बौद्ध धर्म संयुक्त रूप से एक सॉफ्ट पावर रहा है। आज जब भगवान बुद्ध की बात हो रही है तो हम आपको उनके 4 महान विचारों के बारे में भी बताना चाहते हैं। बुद्ध कहते थे, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें और आप जो हैं उसे स्वीकार कर लें। लेकिन आज के दौर में सच को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है और सच ही कई बार विवाद का विषय बन जाता है। बुद्ध कहते थे कि 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छिप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अगर आपने कोई गलती कर दी है और उसे छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो याद रखिए, सत्य ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था कि सुखी जीवन के लिए भूतकाल में हुई घटनाओं का दुख नहीं मनाना चाहिए और ना ही भविष्य के सपने से घिरा रहना चाहिए, बल्कि वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। वैसे इस विचार का आधुनिकीकरण भी हो चुका है, जिसे योलो कहते हैं। इसका अर्थ है यू ओनली लिव वंस, यानी आप एक बार ही जीते हैं, इसलिए इस जीवन को वर्तमान में रहकर जिएं। और महात्मा बुद्ध का चौथा विचार था शरीर और मन को स्वस्थ रखें। इस दौर में सबसे जरूरी है खुद को स्वस्थ रखना। शरीर को स्वस्थ रखना किसी भी इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है। महात्मा बुद्ध के ये विचार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। ये ना सिर्फ आपको शारीरिक रूप से मजबूत बने रहने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि ये आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने की सीख देते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.